देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे जहां पर अलग अलग राज्यों को लेकर विधानसभा एग्जिट पोल सामने आए हैं। दोस्तों बताएंगे कहां पर किस तरीके का एग्जिट पोल है और कैसे कांग्रेस पार्टी को केरल तो मिल ही रहा है और पुडुचेरी के अंदर भी समीकरण पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते दिखाई दे रहे और यहां तक कि बंगाल के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस की हो रही है जबरदस्त तरीके की वापसी। बताएंगे कितनी सीटें और किस तरीके से अमित शाह मोदी को तगड़ा झटका आज तक का सबसे बड़ा लगने जा रहा है। इसी के साथ में क्या तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी और टीवीके के साथ में मिलकर समीकरण के साथ में सरकार बनाने के बन रहा है पूरा इक्वेशन। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 5 में से कम 3 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 राज्यों में सरकार बनेगी और असम में कुछ भी हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा प्रचार अगर कहीं किया तो केरला के अंदर किया दोस्तों, और केरला के अंदर राहुल गांधी के प्रचार को काफी ज्यादा समर्थन जनता से मिल रहा है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी को लेकर पहले दावा किया जाता कि लेफ्ट पार्टी की सरकार को कांग्रेस नहीं हटा सकती क्योंकि 10 सालों से नहीं हटा पा रही है, लेकिन अंत में जो रिजल्ट सामने आता है दोस्तों, यानी 140 विधानसभा सीटों वाले विधानसभा के अंदर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं दोस्तों, और यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 78 से 85 सीटें मिल रही है, यानी बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा आंकड़ा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। यूडीएफ गठबंधन यहां सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर कई दर्जन रैली नरेंद्र मोदी की करवाने के बावजूद 2 से 3 सीटों पर निपट रही है दोस्तों, यानी केरल ने साफ तौर पर बता दिया है कि वो परिवर्तन चाहते हैं और वाम मोर्चा से इतर कांग्रेस पार्टी यूडीएफ गठबंधन के साथ में केरल की जनता आकर खड़ी हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोस्तों गोल्ड स्कैम था और जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी अडानी और नरेंद्र मोदी के साथ में अपने रिश्ते सुधार रहे थे और अडानी के साथ कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी की छवि इसी से खराब हो गई थी। और उसके बाद अब लगभग सारे एग्जिट पोल के अंदर एक ही बात बोली जा रही है कि इंडिया गठबंधन यूडीएफ गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एलडीएफ की सरकार जाएगी, कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ऐसे में दोस्तों सारे सर्वे सारे एग्जिट पोल एक ही और संकेत दे रहे हैं, तो सारे एक साथ तो गलत हो नहीं सकते और थोड़ा भी इनमें आपस में कोई खास विभाजन नहीं है। केवल इतना बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े 70 के पास रहेगी, यानी 78-75 जीतेगी या फिर 100 तक पहुंच जाएगी। और अलग अलग सर्वे इसी बात के संकेत दे रहे हैं कि या तो परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर होगा या फिर परिवर्तन होगा लेकिन कुछ अंतर से होगा, और यही दोनों के बीच में चर्चा की विषय है दोस्तों। ऐसे में कह सकते हैं कि लेफ्ट की सरकार जाएगी, ये बात सब डंके की चोट पर बोल रहे हैं और आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ पुडुचेरी के अंदर तो एक अलग ही तरीके का खेला हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुडुचेरी के अंदर जो उम्मीद कर रही थी दोस्तों लगभग उसी तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। जो अपडेट है वो ये की टाइम्स नाउ के द्वारा मुंबई मार्केट सट्टा बाजार के प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की जानकारी दी गई है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि पुडुचेरी के अंदर टोटल 30 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 15 से 18 सीटों पर निपट रही है दोस्तों, जबकि डीएमके और कांग्रेस पार्टी गठबंधन 14 से 17 सीटें जीतने की स्थिति में है। बड़ी बात यह है कि टीवीके यानी थालापति विजय की पार्टी भी इस बार कुछ सीटें पुडुचेरी के अंदर जीत कर आएगी दोस्तों, यानी बहुमत के आंकड़े तक कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन पहुंच रहा है। इसका मतलब नेक टू नेक लड़ाई चल रही है, एकदम कांटे की टक्कर पुडुचेरी में चल रही है। इससे पहले एनडीए गठबंधन का दबदबा बताया जाता, लेकिन बाद में चुनाव एकदम पलटा है दोस्तों, और थालापति विजय अगर यहां पर 4-5 सीटें जीत जाए या फिर 2-3 सीटें भी जीत जाए तो चुनाव त्रिकोणीय होगा और थालापति विजय कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे और डीएमके भी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेगी, तो अगला मुख्यमंत्री पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी का बनेगा। इसमें ज्यादा रोचकता देखने को मिल रही है दोस्तों, और थालापति विजय की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात है। अगर आप भी मानते हैं कि यहां भी होगा बड़ा खेला और जो उम्मीद नहीं थी उस तरीके से देखे तो पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री अब बनने जा रहा है दोस्तों, यानी 5 में से 2 राज्य तो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरीके से तय दिखाई दे रहे हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है दोस्तों बंगाल को लेकर, उससे भी पूरी तरीके से एक तरफा तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाता हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से बंगाल के अंदर झंडा गाड़ रही है दोस्तों। जनमत पोल ने बताया है कि इस बार 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को 10 सीटों का केवल नुकसान हो रहा है, यानी 215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस अब 205 से 195 सीटों के बीच रहने वाली है और 49% वोट शेयर इकट्ठा करके तृणमूल कांग्रेस राज्य के अंदर फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है दोस्तों। एग्जिट पोल के ये आंकड़े जनमत पोल के सामने आ रहे हैं और इसी तरीके से लगभग हर सर्वे में ये आंकड़ा दिया जा रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी प्लस 195 प्लस 205 सीटों के बीच में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने 77 से आंकड़े से केवल 3 सीटें या ज्यादा से ज्यादा 14 सीटें आगे बढ़ेगी दोस्तों, और बीजेपी 80 से 90
के बीच में सिमटने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 से 3 के बीच में 3% वोट शेयर के साथ में, लेफ्ट पार्टी 3% वोट शेयर के साथ में केवल एक सीट पर लड़ाई लड़ती नजर आ रही है और ऐसे पार्टी का दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं वो ये कि ज्यादातर जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है वहां पर टीएमसी का दबदबा रहेगा और जो मध्य बंगाल का क्षेत्र है, झारग्राम का क्षेत्र है, वहां पर भी टीएमसी का दबदबा रहेगा और दक्षिण बंगाल जो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना का क्षेत्र है वहां पर एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी बंगाल में कुछ नहीं बदला, अमित शाह ने पूरी फौज लगा दी और सारे बड़े बड़े एक से बढ़कर एक नेता मैदान में उतार दिए दोस्तों। अलग अलग थाने, पुलिस सबको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार से पूरी पुलिस लाकर लगा दी गई, बड़े बड़े अधिकारी, टॉप लेवल के अधिकारी लाकर लगा दिए गए। पूरा तंत्र का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, एसआईआर का इस्तेमाल किया गया और सारे तंत्र और हर तरीके के पावर का इस्तेमाल करने के बाद आज की स्थिति में एग्जिट पोल के अंदर टीएमसी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर कराकर और बड़े बड़े अधिकारियों को लाकर भी टीएमसी के सामने अमित शाह ने माथा टेक दिया तो उसका सीधा मतलब यह है कि एग्जिट पोल के ये नतीजे अगर वास्तविकता में सही साबित होंगे दोस्तों तो पूरी तरीके से अमित शाह को राजनीति से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी अगर तृणमूल कांग्रेस के लिए ये जीत हासिल कर लेंगी तो बंगाल ही नहीं पूरे देश की राजनीति में जबरदस्त तरीके का परिवर्तन आएगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार फटाफट इसी तरीके से आगे भी पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार तरीके का दबाव बनाया दोस्तों। दरअसल अनुपमा जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध करते हुए पुतला फूंकने की कोशिश की दोस्तों, जिसके बाद उनका चेहरा ही झुलस गया। इसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। उनसे मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर दबाव बना तो बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों पहुंचते हैं अस्पताल में मुलाकात करने के लिए दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि अखिलेश यादव की दबाव की राजनीति के आगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में 730 सीटें निर्विरोध बीजेपी ने चुनाव में जीत ली, यानी बीजेपी ने चुनाव ही नहीं होने दी और 730 सीटें तो बीजेपी मुफ्त में जीत गई। 15 नगर निगमों में 43 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत गई। नगर पालिका की बात करें 385 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत गई, जबकि जिला पंचायत में 51 सीटें और तालुक पंचायत में 251 सीटें भाजपा निर्विरोध जीत गई। क्या यह संभव है कि कोई और उम्मीदवार पर्चा भरे ही ना? बीजेपी इसी तरीके से पूरे देश के अंदर राजनीति करना चाहती है। जो आज अंधभक्त बने हुए हैं क्या उनकी खैर आगे चलकर है? थोड़ा और इंतजार कर लो, सभी बर्बाद और गुलाम होंगे और संविधान का खात्मा इसी तरीके से होता रहेगा। यानी दोस्तों जैसे बीजेपी के लोग बिना चुनाव कराए चुनाव जीत लेते हैं, यानी सीटें जीत लेते हैं निर्विरोध, सीटें बीजेपी के लोग अब जीतने लगे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करके पुलिस प्रशासन तमाम तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव भी नहीं होने देती दोस्तों, और ज्यादातर सीटें ऐसे ही जीत जाते हैं और 753 के आसपास सीटें जीतना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी गुजरात के अंदर किस तरीके से अपने पूरे पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए करती है दोस्तों। अगर ऐसे ही बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीती रही तो भाजपाई कार्यकर्ताओं की भी बीजेपी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अंधभक्त जो बीजेपी को लेकर जाप जपते रहते हैं उन लोगों की भी भाजपा को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर इन अंधभक्तों के खिलाफ भी बीजेपी नीति लेकर आएगी दोस्तों। तो सबके सब पिसेंगे इस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और इसी ओर इशारा करते हुए उदित राज बीजेपी के समर्थक जिनको अंधभक्त भी कहा जाता है दोस्तों उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गुजरात के वडगाम के अंदर जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए दोस्तों उसमें भारतीय जनता पार्टी 13 सीट जीत गई, कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें मिले और एक इंडिपेंडेंट जीता। तो ऐसे में बीजेपी ने लगभग कांग्रेस पार्टी के बराबर सीटें जीत ली। तो इस बात को लेकर जो कुछ लोकल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के वो चाहते हैं कि जिग्नेश मेवाड़ी को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। उनको बीजेपी कैसे उनके क्षेत्र के अंदर बढ़ गई, कैसे कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता है वहां पर बढ़ गई, इसका जवाब देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जितने भी नेता जिनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस चुनाव के अंदर देखने को मिला था उनको जवाब जरूर देना चाहिए और लोकल लीडर ने यह मांग की है। ऐसा रिपोर्ट मीडिया वाले छाप रहे हैं, हालांकि इसे लेकर कोई वास्तविक जानकारी तो नहीं है लेकिन हवा में ही बातें चल रही है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जानबूझकर पोस्ट करवाया जा रहा है, यानी पैसे देकर पेड न्यूज फैलाया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी में फूट फैलाया जाए, या फिर ये सही खबर है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के पानीहाट विधानसभा सीट से मैदान में उतरी हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की माता चुनावी मैदान में उतरी है दोस्तों। उनके क्षेत्र को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि जहां पर वो वोट करने के लिए जा रहे थे उनको पता चला कि स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में धांधली की गई है दोस्तों। आपत्ति जताया गया इस बात को लेकर कि ईवीएम पर जो भारतीय जनता पार्टी का बटन बना हुआ था उसके ऊपर स्याही लगा दी गई थी, इंक लगा दिया गया था, जिसे बाद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हटाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथन ने इस मामले को लेकर चुनाव एजेंट जय शाह के साथ कथित तौर पर नोकझोंक की भी जानकारी आई है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके के मामले सामने आए इस पर अलग अलग तरीके से चर्चा होनी चाहिए और क्या चुनाव
चुनाव आयोग दोबारा से रीपोल भी करवाया गया, ऐसे मामले पर देखने वाली बात है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज के अंदर वोटिंग के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में बवाल देखने को मिला, जहां पर एक और बीजापुर से निर्दलीय प्रत्याशी काउंसलर के बीच में मारपीट हो गई दोस्तों। तो श्यामपुकुर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ। बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। इसी तरीके से साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार के कार पर हमला किया गया दोस्तों। ऐसे ही हुगली के अंदर टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी को घेरा, इसके बाद लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी की उम्मीदवार रत्ना देवनाथन ने भी टीएमसी पर हमले आरोप लगाए। तो इस तरीके के एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले बीते दिन चुनाव को लेकर सामने आए हैं दोस्तों। अब जो फाइनल आएगा आंकड़ा, उससे पता चलेगा मतदान कितना हुआ है, लेकिन हिंसा तो जमकर हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और वहां की राजनीति और खासकर इलेक्शन के दिन पर हिंसा होना, ये दोनों एक साथ चलते हैं दोस्तों। एक बार फिर से ये बातें खुलकर सबके सामने आ रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर भाजपाई समर्थक से लेकर विपक्ष ने जमकर राजनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया दोस्तों। रवीश कुमार ने भी निशाना साध दिया। दरअसल एससीओ की एक समिट हो रही थी, यानी संघाई ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान दे रहे थे दोस्तों। राजनाथ सिंह बयान के दौरान कहते हैं कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन एंड नो कंट्री, यानी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना कोई देश होता है। अब सवाल तो दोस्तों सबसे बड़ा यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात तो तय है, क्योंकि आतंकवादी हर धर्म हर समुदाय में मिलते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि किसी देश का यानी आतंकवादी का कोई देश नहीं होता, ये बोलकर क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं दोस्तों, ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, वहां कैंप चलता है और ये बात पूरी दुनिया को पता है। और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए हमको एक भारतीय के तौर पर यह बात दुनिया के हर कोने में पहुंचाना चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट तौर पर छवि बने कि पाकिस्तान फैक्ट्री चलाता है आतंकवादियों की। लेकिन जो नीति हमेशा से भारत सरकार की रही दोस्तों, पाकिस्तान को अलग थलग करने की, कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार की, उस नीति से इतर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब आतंकवाद का कोई देश नहीं होता तो भारत में हो रहे हमले क्यों पाकिस्तान से लिंक होते हैं? इसका जवाब देना चाहिए राजनाथ सिंह को दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह भारत की विदेश नीति के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस पर रवीश कुमार ने भी कहा कि आतंक का कोई देश नहीं होता, मतलब फिर उनकी ट्रेनिंग कैंप कहां होता है? इसका जवाब दे राजनाथ सिंह। अब बात तो एकदम सही है दोस्तों, राजनाथ और बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए जो राष्ट्रवादी बनते हैं और पाकिस्तान के मामले को लेकर एकदम सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। आखिर क्या राज है कि भाजपा वाले पाकिस्तान को लेकर आकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे, क्योंकि सीज फायर को लेकर भी जो बातें सबके सामने आई थी वो काफी चिंताजनक थी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पत्रकार ने सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि बताइए कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि यूपी बिहार के हर घर से गुंडे निकल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो कह रहे हैं गोरखपुर में ही गोरख धंधा चलता है। अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ते भाजपाइयों को फटकार लगाने के लिए दोस्तों, यानी बीजेपी वालों को आईना दिखाने के लिए। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बता दिया कि वो हमेशा तैयार है बीजेपी वालों को सबक सिखाने के लिए। साथ साथ पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनावी माहौल उस वक्त गर्मा गया दोस्तों, जब तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय जाकर उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं आईपीएस अधिकारी। उनका ये औचित्य, ये उनका कदम नहीं होना चाहिए, यानी जो फैसला वो ले रहे हैं और जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ऐसा किसी आईपीएस अधिकारी को नहीं करना चाहिए। उनको किसी उम्मीदवार के घर पर जाकर इस तरीके से धमकी नहीं देनी चाहिए। ये साफ तौर पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात सही है, इस तरीके से उम्मीदवारों को धमकी देकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना तो दूर की बात, ये तो साफ तौर पर एक तरफा चुनाव कराने वाली बात हो जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता दीपाली तिवारी ने एक गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन अपने बयान पर अचानक से पलट गई दोस्तों। ये खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर दीपाली ने आरोप लगाया था, यानी बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है मोहन लाल खड़े, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। और उन्होंने बताया था कि हम बिस्तरी की बात कर रहे थे, अगर मुझे उपाध्यक्ष का पोस्ट चाहिए था, यानी एक तरीके से प्रलोभन के नाम पर दोस्तों शोषण की बातें बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि हम लोगों में आपसी मतभेद थे, वो मिट गए। कुछ लोगों ने जो भ्रम फैलाया, मैं उसे व्यथित थी। अब मेरी अध्यक्ष जी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं है, मैं परेशान थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। बीजेपी के नेता दीपाली तिवारी के द्वारा दिए जा रहे इस बयान को लेकर सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर इतने गंभीर उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? उनको दबाव में डाला गया दोस्तों? क्या उनके ऊपर दबाव डाला गया कि अब वो पलटी जा रही हैं और उन्होंने जिला अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप से पलटी मारी है? कुल मिलाकर दोस्तों ये काफी गंभीर मामला है। ऐसे में पुलिस को उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके संज्ञान लेकर इस मामले पर जांच पड़ताल शुरू करनी चाहिए कि क्या दबाव डाला जा रहा है, क्या एक शोषण के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 1972 से जो इलाका
जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, वहां पर अब वापसी हुई कांग्रेस पार्टी की और तगड़ी वापसी हुई गुजरात के अंदर। जो अपडेट है वो ये दोस्तों की 1972 में भारतीय जनता पार्टी खड़िया में सत्ता में आई थी और जनसंघ का दौर चला। 54 साल का अटूट वर्चस्व था भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के खड़िया के अंदर। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने वहां की सभी 4 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। राजकोट के जंगलेश्वर जहां पर बीजेपी ने 1400 परिवारों के घर को ध्वस्त कर दिया, कांग्रेस पार्टी वहां भी चारों की चारों सीटें जीत गई। यानी जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आए खासकर गुजरात के अंदर दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आम जनता जो प्रताड़ित है वो विकल्प देख रही है और कांग्रेस पार्टी अगर विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने आ जाए तो जनता वोट देने के लिए तैयार है। यानी सोचिए कि जो जनसंघ के टाइम की बीजेपी की सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी सेंधमारी कर दे रही है, केवल इस बात को लेकर कि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता का समर्थन किया। आम जनता परेशान हो चुकी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती है कि अगर कोई सामने वाली पार्टी विपक्ष की थोड़ी सी भूमिका निभा दे तो जनता उसके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। अगर अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खासकर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो पार्टी को इस तरीके से विकल्प नहीं पेश कर पाया तो ये पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी दोस्तों। लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 18 महीने का समय बचा हुआ है, बीजेपी के गढ़ में दरारें साफ दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। अभी राज्य इकाई का समर्थन आप लोग करिए और ठोस रणनीति बनाइए। खड़िया और जंगलेश्वर में जब आप चुनाव जीत सकते हैं तो आप गुजरात में कहीं चुनाव जीत सकते हैं। जनसंघ के गढ़ में आप चुनाव जीत रहे हैं, इसे बड़ा मैसेज और क्या चाहिए पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। मैदान में उतरिए और पूरी तरीके से संगठन का समर्थन करिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वो सपना दूर नहीं जब गुजरात के अंदर बीजेपी को हराया जाएगा, लेकिन इसके लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी और इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा दोस्तों और इसके बाद अमित शाह को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया इस पर अब बीजेपी के समर्थक भड़क रहे हैं। दरअसल दोस्तों महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाग मोटा भाग, अमित शाह झूठे, अमित शाह सीएपीएफ के लोग 60 दिनों तक बंगाल में रहेंगे। आप लोगों ने ये बातें बोली थी, यानी अमित शाह ने कहा था कि अगर चुनाव खत्म हो जाएंगे तब भी सीएपीएफ के लोग 60 दिन तक बंगाल में रहेंगे, लेकिन ये तो झूठा निकला। यानी भाग मोटा भाग किसको बोला गया होगा, सबको पता है अमित शाह के लिए बोला गया होगा दोस्तों। इसके बाद महुआ मोइत्रा आगे कहती है कि हकीकत यह है कि डी इंडक्शन शुरू हो चुका है, यानी सीएपीएफ की कई सारी टुकड़ियों को वापस ले जाया जा रहा है और चुनाव खत्म होते ही वापस ले जाया जा रहा है। यानी जो दावा किया जाता है कि 60 दिनों तक सीएपीएफ के लोग बंगाल में रहेंगे, ये बातें पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है। महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर अब लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी दोस्तों। कई लोगों ने कहा कि ये क्या तरीका है, एक सांसद होकर आप देश के गृह मंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, आप धमकियां दे रहे हो आम जनता को और झूठ फैला रहे हो और इस तरीके की बातें बोल रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक बात है कि बीजेपी वाले जो इस गफलत में बैठे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर चिंता करेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो बंगाल के अंदर टीएमसी के लोगों से पंगे ले रहे थे वो इसी भरोसे में बैठे थे कि अमित शाह और बीजेपी के लोग सीएपीएफ को नहीं हटाएंगे दोस्तों, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है और जो महुआ मोइत्रा दावा कर रही है, कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और है दोस्तों, दूसरे तरीके का कुछ मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली को नया मेयर मिलने की तैयारी हो गई पूरी दोस्तों और बीजेपी यहां चुनाव भी जीत गई। अब जो अपडेट है वो ये की दिल्ली के अंदर मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर परवेज वाही को मैदान में उतारा दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। आनंद विहार वार्ड से पार्षद मोनिका पंत को डिप्टी मेयर के पोस्ट पर उतारा गया था और दोनों सीटें बीजेपी जीत गई। कांग्रेस पार्टी ने कबीर नगर वार्ड से पार्षद मोहम्मद जारिफ को मैदान में उतारा था, जबकि आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको अपना उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में उतारना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बताती है दोस्तों, वो बीजेपी को चुनौती देने तक को तैयार नहीं है। सोचिए उम्मीदवार नहीं उतार रहे आम आदमी पार्टी वाले, जबकि उनके पास 100 से ज्यादा पार्षद है। अगर उम्मीदवार उतार देते और कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल जाता और 10-12 इधर से उधर शिफ्ट हो जाते तो पूरा खेल मेयर चुनाव में हो जाता। कम से कम हारे जीते उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी करने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो कांग्रेस सवाल खड़ा करेगी तो फिर बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का जो अंतिम लक्ष्य है वो बीजेपी को मजबूत करना और कांग्रेस पार्टी की जगह लेना है, क्योंकि इन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी ने आज तक एक चुनाव में, डायरेक्ट चुनाव में बीजेपी को नहीं हराया और बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं धकेला और आम आदमी पार्टी वाले अपने आप को बीजेपी का विकल्प बताते हैं दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी कई चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर चुकी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले केवल एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं दोस्तों, यानी सपनों की एक सुनहरी दुनिया में जी रहे होते हैं कि वो देश के अंदर नेशनल ऑल्टरनेटिव बन चुके हैं, यानी कांग्रेस पार्टी का विकल्प बन चुके हैं, देश में विपक्ष का विकल्प बन चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी देश की 185 साल पुरानी पार्टी है दोस्तों, निरंतर संघर्ष के बाद बनी पार्टी है और लगातार संघर्ष अभी भी जारी है। लेकिन कौन समझाए इनको, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं इससे खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों और अपना उम्मीदवार नहीं उतार कर बता दिया आम आदमी पार्टी ने कि इनकी मानसिकता क्या है। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए और बीजेपी जीत भी गई दोस्तों, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी वाले बहुत खुश होंगे और जश्न मनाएंगे। साथ साथ
नरेंद्र मोदी 24 घंटे सातों दिन चुनाव प्रचार के ही मोड में रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बीते दिन वाराणसी में प्रचार करने के लिए पहुंचे। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने के लिए पहुंचे दोस्तों तो बड़ी संख्या में महिलाओं को रैली में शामिल होने के लिए बुलाया गया। जब पूछा गया तो पता चला कि शिक्षा विभाग के लोगों ने धमकी दी थी और कहा था कि आप सब लोगों को मौजूद रहना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी बात यह है दोस्तों की ये बात सबको मान लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की रैली में लोग अपने आप नहीं जाते दोस्तों, बल्कि स्थिति यह है कि लोगों पर दबाव बनाकर उनको यहां से वहां लेकर आया जाता है और भीड़ इकट्ठा की जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि भीड़ इकट्ठा करके ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, लेकिन वास्तविकता सबको पता है दोस्तों, यानी दिल को खुश रखने के लिए ख्याल बीजेपी वालों का सही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं पर दबाव बनाकर उनको शिक्षा विभाग और तमाम अन्य विभागों से खासकर आंगनबाड़ी की महिलाओं को भी ले आया जाता है, लेकिन वास्तविकता सबको पता है उत्तर प्रदेश में भाजपा से कितनी नाराजगी है आम जनता की दोस्तों। वहीं पर तमिलनाडु के अंदर तो एक अलग ही तरीके का खेला हो रहा है दोस्तों। इंडिया एग्जिट पोल ये बताता है कि डीएमके पार्टी 101 सीटों पर निपट जाएगी और थालापति विजय की पार्टी 111 सीटें जीत रही है, जबकि एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन केवल 21 सीटों पर निपट रही है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी पूरी तरीके से तमिलनाडु में खत्म होने जा रहे हैं और थालापति विजय का जबरदस्त तरीके का उदय हो रहा है दोस्तों। अगर ये बात सच होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को उन सारे नेताओं को लाइन में लगाना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान को ये हिदायत दी थी, ये बोला था कि आपको डीएमके के साथ में गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि थालापति विजय के साथ में जाया जाए और कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका होगा राज्य में विस्तार करने का। और थालापति विजय के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन बना लेती तो पूरी तरीके से स्थिति पलट जाती दोस्तों। ये एग्जिट पोल जो बता रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब इस मामले पर कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी करनी पड़ेगी दोस्तों जो लोग पार्टी को गुमराह कर रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि ये अगर हो जाता है सही, यानी थालापति अगर सरकार बना लेते हैं तो ये अपने आप में भारत के अंदर पिछले दशक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी चुनावी नतीजा होगा दोस्तों की एक व्यक्ति चुनाव में आता है और बिना किसी एक्सपीरियंस के आकर पूरा चुनाव का खेल पलट डालता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।